हेलो एवरीवन, देखिए अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास जो केस स्टडी फर्स्ट है इसमें आपके पास, और इसमें देखो आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको 8 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं इसमें। ठीक है, देखो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में बता रखा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मतलब क्या है, देखो यहाँ पर रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, उसमें कई सारी कंट्रीज आ गई, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया है, पॉइंट आउट किया है उसमें कि यहाँ पर क्या है, वेरियस वोल्केनोज हैं या अर्थक्वेक्स भी ज़्यादा आते हैं, उस हिसाब से उसने एक कहानी सारी बताई है आपको। ठीक है, और जो है ये फॉल्ट लाइंस हैं कुछ जो वहाँ पर आ गई इस वजह से। उसके बाद देखो मेन काम हमें क्या है, इस ग्राफ से है। ठीक है, इस ग्राफ को दिया है इन मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि ये जो यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं ए बी सी डी एम, ठीक है, ये सब क्या हैं, कंट्रीज़ हैं, और इनके आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए इन पॉइंट्स के। ठीक है, तो भी आप इनको आंसर कर पाओगे। देखो उसके बाद क्या कहता है, बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन नंबर 41 से 45। तो देखो 41 से 45 जो हैं आपके पास, देखो जैसे ये है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी, ये चीज़ आपको बतानी है इसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए और बी, ठीक है, ए और बी के बारे में बात करनी है, समझ रहे हो, ए और कंट्री बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ए और बी जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि ये यहाँ पर इस ग्राफ में पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पर दी हुई हैं, और इनके आप कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हैं। देखो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से देखो ये ए पॉइंट है, यहाँ से देखो एक्स 1 है और वाई कितना है 4 है, तो 1,4 इसका हो गया। ठीक है, और बी ये है, बी का देख लो आपके पास x है 4 और y क्या है, क्योंकि x एक्सिस पे है तो ये 0 है। तो डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो, बिल्कुल ही ईजी है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है कैसे होता है। देखो आपको पता है ये है x1 आपके पास, ये है y1, ये है x2 और ये क्या है y2। तो डिस्टेंस फार्मूला दैट इज डिस्टेंस ए बी, ये होता है आपके पास अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो आप ये कर सकते हो। देखो x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 1 है हमारे पास, इसका स्क्वायर हो गया x2 माइनस x1 प्लस में y2 कितना है 0 है और y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर। तो देखो 4 माइनस 1 करो ज़रा, कितना होता है आपके पास 3, 3 का स्क्वायर प्लस में -4 ये रहा, -4 मतलब 0 -4 करोगे तो -4 ही रहेगा, -4 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 16 होता है। ठीक है, तो 3 3 का ये हो गया आपके पास 9, 9 प्लस में 16 ये हो गया 25। तो कितना आ गया ये आपके पास 5 आ गया, 5 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट्स तो नहीं बताए हुए थे यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, किलोमीटर वगैरह जो भी है, ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जब ऑप्शन क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा बी 5 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद देखो ज़रा क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कोमा वाई इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री सी। मतलब ये क्या कह रहा है आपको, देखो कह रहा है कंट्री सी एंड कंट्री डी, मतलब एक कंट्री सी है और एक कंट्री डी है। ठीक है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज़ इक्वी डिस्टेंट। मतलब यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो ये, ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने ई, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स कोमा में वाई। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि यानी कि ये यहाँ से डिस्टेंस जितना है और यहाँ से ये जितना डिस्टेंस है, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि सी ई इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये ई डी है। ठीक है, अब देखो सी के कोऑर्डिनेट चाहिए और डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगने वाला है ये। ठीक है, तो देखो सी और डी के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं यहाँ पर। देखो सी के कोऑर्डिनेट कहाँ हैं, देखो सी कहाँ पर है, ये रहा सी, ये दिख रहा है, ये है सी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो इधर से है ये 7 और इधर से कितना है 1 है, तो यानी कि x 7 है y 1 है, तो 7,1 हो गया। और डी, डी देखो ये तो लिख दिया ना हमने। ठीक है, डी के देखो, डी कहाँ है पॉइंट, डी है ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 3 तो ये हो गया, एक्स वाला कितना हो गया 3, तो 3 तो ये हो गया, और यहाँ से ये y कितना है 5 है, तो 3,5 तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब करते हैं देखो इस क्वेश्चन को। तो कोई पॉइंट है जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये इक्वी डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखो रिलेशन कैसे पता चलेगा हमें, देखो सी ई, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। देखो आपको पता ही है फार्मूला, तो ये है हमारे पास x1 y1, ये वाला मान लो x2 y2, तो x2 माइनस x1 होता है, दैट इज़ x माइनस में 7 का स्क्वायर
प्लस में यहाँ पर y2 ये वाला मान लिया हमने, y माइनस में ये वाला 1, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 दैट इज़ y माइनस में 1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना। ये मैंने x1 y1 लिया और ये वाला क्या ले लिया, x2 y2 ले लिया यहाँ पर, ये वाला xy, ठीक है। ये हो गया इधर से भी सेम ऐसे ही करेंगे। देखो इसको मैं x1 और y1 ले लूँगा, इसको x2 y2 ले लूँगा, तो x माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया दैट इज़ x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 दैट इज़ y माइनस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर रूट से ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करो, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। तो देखो ए स्क्वायर प्लस में, मतलब कौन सी आइडेंटिटी है ये, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी कितना है 7, 7 7 49 माइनस 2ab, 2 इंटू में 7 इंटू में x, 2ab समझ गए ना, 2 इंटू 7 यानी कि 14x हो गया ये, प्लस में यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस में 2ab दैट इज़ 2 इंटू 1 इंटू वाई दैट इज़ 2y। समझ पा रहे हो कैसे लगाई है मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज़। ऐसे ही यहाँ पर कर दो, देखो x माइनस 3 या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9 माइनस 2ab 2 3 ज़ा 6 और ये 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a मतलब y का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 5 5 ज़ा 25 और माइनस का 2ab 2 इंटू में 5 इंटू 10 और y। देखो ये मैं कौन सी आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, वही लगी है यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल। देखो इक्वल टू में इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ऐसे काट सकते हो क्योंकि इधर लाओगे इसको तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक प्लस का एक्स स्क्वायर एक माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाता है। लेकिन ऐसे भी आप कट कर सकते हो, इक्वल टू में अगर सेम साइन के साथ है तो आप कट कर सकते हो, ठीक है। और देखो ज़रा कुछ कट होता है नहीं। अब देखो ज़रा इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इधर है 49 माइनस में 14x प्लस में 1 माइनस का 2y ये है, और इधर से ये वाला प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9 हो गया, माइनस का 6x इधर जाके प्लस का 6x, ये माइनस का 25 हो जाएगा इधर जाके, समझ पा रहे हो ना, और ये माइनस का 10y प्लस का 10y हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 49 और 1 50, 50 में से 9 माइनस करो कितना हो गया, मैं पहले कांस्टेंट टर्म्स को देख रहा हूँ ना, एक्स और वाई वाली नहीं देख रहा, ये 49 और 1 कितना हो गया 50, 50 में से 9 माइनस करो 41, 41 में से 25 माइनस करो कितना होता है आपके पास, 41 में से 25 माइनस कर दो, 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 है, ठीक है। तो ये तो हो गया 16 कांस्टेंट वाली, तो ये प्लस की 16 आ गई। अब ये देख लेते हैं, एक्स वाली ये टर्म है, ये वाली है, माइनस का 14 है, ये प्लस का 6 है, ठीक है ना, माइनस का 14 और प्लस का 6, तो माइनस का प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर होता है, और 14 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 8x बनेगा, ठीक है। अब y वाली देख लो, ये 2y है माइनस का और ये है प्लस का 10y, तो यानी कि माइनस और ये प्लस माइनस और साइन विच इज ग्रेटर, यानी कि साइन तो प्लस का आने वाला है 10 के साथ क्योंकि प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 करो 8y और ये प्लस का 16 था, इक्वल टू में ये 0 था, ठीक है। अब यहाँ से देखो माइनस का 8 कॉमन ले लो, इधर x बचेगा, इधर ये माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लिया है तो यहाँ प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये y बचा, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 8 2 16 ये हो जाएगा, ठीक है। और -8 इधर जाएगा तो वो इस तरीके से होगा ना, देखो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0 बाई -8, ये कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और x माइनस वाई माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 2, ये आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो जरा अब देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि उसने बोला था हमें रिलेशन, तो यहाँ देख लो आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू में 2 ये रहेगा आपके पास, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये देख लो आपके पास 42 का, समझ में आई बात। अब देखिए इसका 43rd क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द फॉल्ट लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द कंट्री P1,3 एंड कंट्री Q2,7 इंटरनली इन द रेशो। देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं P और Q क्या कहीं गिवन है, नहीं है, ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पर क्या किया है आपको इस वाले में ग्राफ में देखो कहीं पर P और Q तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो अब क्या है, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम ये क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेंगे। देखो आपके पास क्या बोला है उसने, द फॉल्ट लाइन जो है वो है 3x प्लस वाई माइनस 9 जो कि डिवाइड करती है, जो लाइन ज्वाइन करती है कंट्री, ये है कंट्री P1,3 वाली, ठीक है जी, और ये है कंट्री Q
2,7 वाली, इनको ये वाली लाइन डिवाइड करती है। कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है आपको 3x प्लस में y माइनस में 9 इक्वल टू 0, ये दी हुई है आपको, ठीक है। और इसको डिवाइड करती है ये रेशो में, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस रेशो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है इस तरीके से हम मान सकते हैं ये, ठीक है। ये वाला मान लो आपके पास जो पॉइंट है ये है टी पॉइंट, क्या है ये, टी पॉइंट, ठीक। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो हैं ये वाले x और y, ठीक है ना। तो यहाँ मैं x और y लिख देता हूँ, ठीक। अब ये रेशो हमें निकालनी है, ठीक है। तो रेशो कैसे निकलेगी, देखो ये डिवाइड कर देता है रेशो k/1 में, हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं जब क्वेश्चंस को इनको, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन को बड़ा इजीली हम सोल्व कर लेंगे। हमें पता है ये x y कैसे निकलते हैं यहाँ वाले, देखो इसके लिए x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और y के लिए क्या होता है m1y2 प्लस में m2y1, समझ रहे हो, अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होता है, ठीक है। नहीं तो आपको डायरेक्ट कहानी पता है कैसे करते हैं हम इनको सॉल्व। देखो इस वाले को इधर के इससे, फिर प्लस में इधर वाला ये इधर के इससे, ऐसे अपॉन में k+1 ऐसे करते हैं। नहीं तो डायरेक्ट कर दो, देखो m1 कितना है हमारे पास, k है, ये m1 हो गया ना, ये वाला m2 हो गया, k हो गया m1, और ये है हमारे पास x1 y1, ये हो गया x2 और ये y2। तो k इंटू में 2 कितना हो गया 2k प्लस में, और ये वाला जो 1 है m2 है, ये m2 इंटू में x1, 1 इंटू 1 1 अपॉन में k+1, और इधर से y देखो कैसे निकलेगा, ये m1 क्या है, k है, k मल्टीप्लाई में y2 कितना 7, तो 7k प्लस में m2 कितना है 1, 1 इंटू में y1 दैट इज़ 3, 3 इंटू 1 3, और ये आ गया k+1 नीचे, समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन थी ना आपके पास, ये वाली लाइन की, ये इसमें पुट करो इसको, देखो 3x प्लस में y माइनस में 9 इक्वल टू 0, देखो 3 ये रहा, x की वैल्यू कितनी है इधर से 2k+1 अपॉन में k+1, प्लस में y कितना है 7k+3k+1, और ये माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो अब हमें यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व करके ये निकल जाएगी k की वैल्यू। देखो कैसे, k की वैल्यू से, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि k की वैल्यू आ जाएगी तो रेशो पता चल जाएगी ना यहाँ से, समझ रहे हो। ये है ना आपके पास, देखो m1/m2 है ना, k/1 लिखा हुआ है, तो यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो कैसे, एलसीएम ले लो यहाँ पर, k+1 एलसीएम ले लिया हमने यहाँ, और यहाँ पर देखो ये कितना बच गया, ये तो 1 हो गया, तो ये 6k प्लस में 3 इंटू 1 3, प्लस में इधर भी ये 1 ही हो गया, तो ये 7k प्लस का 3 बचा, और ये -9 में इधर प्लस का 9 लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ज़रा यहाँ पर 6k और 7k कितना हो गया, 7 और 6 कितना होता है हमारे पास 13k, 3 3 हो गया 6, और k+1 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा इधर जाके तो ये 9k आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। तो देखो 13k माइनस में 9k और 9 माइनस में 6 कितना आ गया इधर 4k, तो k कितना आ जाएगा आपके पास 3/4 आ जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पुट करेंगे 3/4 ये हो गया, और नीचे ये 1 है, तो रेशो कितनी आ गई m1/m2, यानी कि 3/4 आ गई आपके पास, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से देख लो आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 43 का कितना आया हमारे पास 3/4, तो यानी कि ये आ गया आंसर। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस इज, क्या बोल रहा है आपको ये, डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस, कंट्री m जो है उसका डिस्टेंस बताना है आपको x एक्सिस से, तो इसके लिए तो आपको ग्राफ पे जाना पड़ेगा, चलते हैं उधर ही। देखो m कंट्री कहाँ है, ये रही है m कंट्री, ये कह रहा है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, देख लो अब काउंट कर लो, x एक्सिस ये है, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, तो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जब भी हम ऐसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, जैसे x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो हम y के नंबर देखते हैं, y कितना है 3 है, नहीं तो ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, x एक्सिस ये है ना, देख लो m कितनी दूरी पे, यहाँ से 1 पे 2 पे 3 पे, तो 3 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस से है m का, समझ पा रहे हो। तो चलो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो होगा ये सही आंसर होगा इसका, 3 यूनिट्स का। क्या इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी, मतलब क्या कह रहा है आपको ये यहाँ पर कि
कोऑर्डिनेट्स बताओ कंट्री के जो कि मिड पॉइंट पे लाई कर रही है ए और डी के। देखो ये है 45वां क्वेश्चन, ए और डी, देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। ए और डी के मिड पॉइंट में देखना है आपको, ठीक है। तो देखो ए ये हो गया पॉइंट और डी ये पॉइंट हो गया, इनके मिड पॉइंट में देखना है आपको कौन सी कंट्री का आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट कंट्री, तो इनके मिड पॉइंट की कंट्री को लेट कर लेते हैं हम पी, ठीक है। और मिड पॉइंट है ये, ऑब्वियसली बात है, तो यानी कि ये रेशो कितनी होगी 1:1 होगी, इक्वली डिवाइड हो रही है अगर, ठीक है। तो ए और डी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं और सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, देखो ए के हो गए 1,4, तो ये हो गया 1,4। और किसके चाहिए हमें, डी के ये रहे, देखो ये है 3, यहाँ से x हो गया और इधर से ये y 5 हो गया, तो 3,5। ये कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही ना आपको, ऐसे देख रहा हो, कह रहे हो यहाँ से तो 3 हो गया, मैं यहाँ से x के कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ और इधर से y के देख रहा हूँ, है ना। कोऑर्डिनेट्स जब देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि इधर से ये x कितना है 3 है और इधर से y 5। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते हैं ना x एक्सिस से, तो ये काउंट ऐसे होता है 5 तक काउंट है, तो डिस्टेंस d का x एक्सिस से 5 का है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो ये देखना है आपको कि यहाँ से ये x एक्सिस पे कितना है 3 है, यहाँ ये d की कहाँ लाई कर रहा है 3 पे, और इधर से कितना है 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,5 होंगे। क्लियर है। तो इसके मिड पॉइंट की बात करनी है हमें, तो हमें डायरेक्ट पता है जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं मिड पॉइंट के लिए, तो आपको पता है x क्या होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, और y क्या होता है डायरेक्ट y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2, यही होता है। ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो देखो 1 प्लस में 3 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 2, और यहाँ से देख लो y1 कितना है 4 है और ये 5 है, और डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपके पास 9/2। समझ रहे हो, y1 कितना है 4 और ये है 5 9, तो 9/2, और ये यहाँ से हो गया 2, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 2,9/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं आपके पास यहाँ ऑप्शन में। तो यहाँ पर यानी कि ये क्या आया था हमारे पास 2,9/2, तो यानी कि ये बी है जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपने देखा ही था, यहाँ पे क्या आया था 2,9/2, 2x आया था और y कितना आया था 9/2, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएंगे 2,9/2। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, हमारा बी ऑप्शन सही है। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। अब देखो केस स्टडी 2 के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, रोलर कोस्टल पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रही है, ठीक है। ये रोलर कोस्टर है एक, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है इफ़ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ y इक्वल टू में px, मतलब y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू में p ऑफ x दिया हुआ है। नेम द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इट ट्रेसेस, तो इसके लिए देखो ग्राफ आगे दिया हुआ है। देखो इसमें आपको ये बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। देखो इस तरीके का जब भी ग्राफ होता है और इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू में p ऑफ x, तो अगर आपको याद हो 2.1 एक्सरसाइज, उसमें हम क्या करते थे, नंबर ऑफ जीरोस निकालते थे ऐसे, ठीक है। तो वो कैसे निकालते थे कि जैसे यहाँ पर p ऑफ x के लिए बात करें तो x एक्सिस को देखते थे कितनी बार कट हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ से उसके जीरोस पता चलते थे हमें, याद है। जीरोस क्या होते थे कि कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे मान लो x² + 2x + 3, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यूज़ जिनमें हम यहाँ पुट करें अगर x को, तो वो आंसर इक्वेशन में 0 है, तो वो जीरोज़ होते थे, ठीक है ना। तो x की कुछ ऐसी वैल्यूज़, तो यहाँ पर x की कुछ ना कुछ ये वैल्यूज़ हैं यहाँ x एक्सिस पे, तो ये जो लाइन जहाँ भी कट कर रही है उतने उसके जीरोज़ होंगे, उतनी यानी कि उसकी x की वैल्यूज़ हैं, समझ रहे हो। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें एक पॉइंट यहाँ कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है और एक यहाँ कट हो रहा है, तो 3 जीरोज़ हैं, यानी कि हमारे पास हमें जीरोज़ का पता चल गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगी, लीनियर होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, बाई क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। तो मैंने आपको जब ये करवाया था चैप्टर, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि इक्वेशन से आपको पता चलता है कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज़ इसकी आएंगी, जैसे निकालने को आएँ अगर, तो हमें पता चलता था। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास x की पावर 2 है, ठीक है, तो यानी कि डिग्री 2 है, तो इसकी यानी कि 2 जीरोज़ होंगी, 2 जीरोज़ आएंगी, ठीक है। और मैंने कहा था अगर 3 है पावर, यानी कि ये 3 डिग्री वाला है, तो ये इसकी 3 जीरोज़ आएंगी, यही बताया था आपको, ठीक है। और अगर 4 हो तो x की पावर 4 है, तो यानी कि 4 जीरोज़ आएंगी इसकी, है ना। जब हम निकालते थे, फाइंड आउट करते थे, तो हमें ऐसे पता चलता था। तो हमें पता है x की पावर 2 वाली कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक होती है, और 3 वाली कौन सी होती है, क्यूबिक होती है पॉलिनोमियल, और x की पावर 4 वाली कौन सी होती है, बाई क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो कितनी जीरोज़ आ रही हैं हमारे पास, कितनी जीरोज़ आ रही हैं, 3 जीरोज़ आ रही हैं, तो 3 जीरोज़ हैं, तो यानी कि क्यूबिक है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन में कहता है द रोलर कोस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ्स y इक्वल टू px, विच रोलर कोस्टर हैज़ मोर देन 3 डिस्टिंक्ट जीरोज़। कह रहा है बताओ किस में जो है जीरोज़ 3 से ज़्यादा हैं। जीरोज़ का मतलब समझ गए ना, ऐसी वैल्यूज़ x की जिनमें जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो जीरो आंसर आए,
ठीक है। तो हमें वो कैसे पता चलता है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार वो कट हो रही है, ठीक है। तो 3 जीरोज़ की बात करें तो यहाँ पर देख लो, इसमें तो 1 जीरो है, अगर हम पॉइंट की बात करें जो कट हो रहा है 1 जीरो है, इसमें भी 1 जीरो है। अगर एक्स की एक्सिस पे देखें, यहाँ पर देखो 1, फिर ये 2 और ये 3 जीरोज़ इसमें हैं, लेकिन ये कह रहा है मोर देन 3। तो देखो अगले ग्राफ में चलते हैं, तो देखो मोर देन 3 इसमें आएंगे आपके पास। देखो एक तो ये जीरो है, एक ये हो रही है, एक ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, मतलब 4 टाइम्स कट हो रहा है एक्स एक्सिस। तो यहाँ 4 जीरोज़ हैं, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि उसने बोला था मोर देन 3 जीरोज़, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है 48th क्वेश्चन में, कहता है इफ़ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो क्यूबिक पोलिनोमियल ये है हमारे पास, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो क्यूबिक पोलिनोमियल बनी रहे तो इनमें से क्या चीज़ जो है वो ट्रू होगी, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो देखो इसमें देखो कैसे समझेंगे हम इस बात को। देखो ये है हमारे पास पी ऑफ एक्स क्यूब प्लस में क्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में आर एक्स प्लस में एस, ये है टी ऑफ एक्स, ऐसे गिवन है ये इक्वेशन आपको, ठीक है। तो इसमें देखो एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये एस जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहे हमेशा, तो ये क्यूबिक रहेगी, बताओ। ये कह रहा है कि हमेशा एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहे, तो अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहे, ठीक है, तब तो क्यूबिक है ही है। लेकिन ना भी रहे, समझ रहे हो मतलब क्या, अगर ये एस इक्वल टू ज़ीरो भी हो जाए तब भी ये तो हो जाएगा, तो ये ट्रू तो नहीं हो सकता है। एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कह रहा है हमेशा इसके लिए, ठीक है। अगर एस जीरो हो भी गया तब भी इस इक्वेशन में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है, ये क्यूब तो रहेगा ही ना यहाँ पर। अगर ये हमारी क्यूबिक है तो ये क्यूबिक ही रहेगी, समझ रहे हो बात को। तो ये भी नहीं हो सकता। आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कह रहा है कि आर कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ नहीं, आर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो यही तो टर्म खत्म होएगी, लेकिन ये क्यूब वाली तो है ही यहाँ पर, समझ रहे हो। क्योंकि उसने बोल दिया ना यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक रहनी चाहिए उसमें। क्यूबिक के लिए हमें पता है एक्स की पावर 3 हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कह रहा है, क्यू भी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्या ट्रू है, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्यू जीरो चाहे हो जाए, अपना ये वाला नंबर तो बचा ही हुआ है क्यूब वाला, ठीक है। कह रहा है पी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ ये सही है, पी कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पी ही जीरो हो गया तो ये तो पावर जो है जीरो मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही चला जाएगा, तो क्यूबिक के लिए एक्स की पावर 3 रहेगी नहीं, डिग्री 3 होनी चाहिए ना क्यूबिक के लिए, समझ रहे हो। तो यानी कि अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही है, ये ऑलवेज ट्रू है। क्यों, क्योंकि पी कभी जीरो इसमें होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है। उसके बाद देखो 49th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अबव ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़। तो नंबर ऑफ जीरोज़ अभी मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, ये आपको पता ही है। जैसे ये इसने ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पर देख लो आपके पास ये एक जीरो है, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक आपके पास ये पॉइंट मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, तो 3 हो गए, है ना। 3 टाइम्स कट हो रहा है एक्स एक्सिस, तो 3 जीरोज़ हैं इसकी। तो हमारे पास ये कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है इसमें, 3 है। उसके बाद देखो 50th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, फाइंड इट्स जीरोज़। तो इसमें जीरोज़ बतानी है, वहाँ तो नंबर ऑफ जीरोज़ बता रही है, यहाँ जीरोज़ की वैल्यू भी बतानी है आपको, ठीक है, यानी कि x की वैल्यूज़ बतानी है। जीरोज़ मैंने आपको बताया ना क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे y इक्वल टू ये पी एक्स है और पी एक्स है, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3, ऐसे कुछ भी मैंने वैसे ही ले लिया एग्जाम्पल आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ x की अब ऐसी वैल्यूज़, x की ऐसी वैल्यू जिसमें इस वैल्यूज़ पुट करके x की, यहाँ पर आंसर क्या है, जीरो है, समझ रहे हो बात को। और इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्या है, जीरो है। तो x की ऐसी वैल्यूज़, y जीरो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा x एक्सिस पे देखना, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। लेकिन x की ऐसी वैल्यूज़ जिन पे y जीरो हो रहा है, वो चीज़ हम देख रहे हैं इसके रोलर कोस्टर के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो बात को, नहीं ज़्यादा कहानी समझ में आ रही तो सिंपल सी बात को ये समझना है आपको कि जीरोज़ वो होती हैं x की ऐसी वैल्यू जिन्हें जब इक्वेशन में पुट करते हैं तो आंसर जीरो है। तो ये कह रहा है उन जीरोज़ की वैल्यू बताओ जिन्हें पुट करके आंसर जीरो आता है, ये चीज़ है मतलब, ठीक है। तो देखो हमें पता है जीरोज़ या जो एक्स एक्सिस पे कट करते हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन पॉइंट्स को देख लो क्या नंबर है एक्स के। देखो एक्स यहाँ -3 आ रहा है, फिर -1 पे कट हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 पे कट हो रही है ये एक्स एक्सिस जो है हमारी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो -3 -1 2 जो हैं वो जीरोज़ हैं। तो देख लो कहाँ पर आंसर है, -3 -1 2, यानी कि ऑप्शन सी सही है हमारा। क्लियर है। तो ये था पूरा का पूरा जो आपका मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेसिक वाला, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इनको आप अच्छे से देख लेना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।